नमस्कार, मैं डॉक्टर फरमान अली, राजस्थान इंस्टीट्यूट से। हमारी बात हो रही थी हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, अर्थात उससे काल विभाजन नामकरण से संबंधित जो प्रैक्टिस है उसी पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। और उसके जो मैंने क्वेश्चन बना के डाल दिए थे, उनके आंसर जो है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारी ये पहला प्रैक्टिस सेट है जिस पर हम लोग बात कर रहे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुरुआत करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास के संदर्भ में असंगत तर्क है। असंगत तर्क पूछा, अर्थात जो गलत है उसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। 1923 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ये सही है, 1923 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था, अर्थात इसकी शुरुआत हुई थी। पंडित सुधाकर पांडे का कहना है कि 1923 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत की थी। 1928 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा के अंक 8 में कुछ अंश प्रकाशित हुए थे, अर्थात नागरिक प्रचारणी सभा जो पत्रिका निकलती थी 1895 ईस्वी में ये निकलनी शुरुआत हुई थी। इसकी संपादक थे, इसके प्रथम संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और नागरिक प्रचारणी सभा से जो ग्रंथ प्रकाशित हो रहे थे उनकी आलोचना को इनको छापना था। इसी में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसके 8वां अंक जो था उसमें कुछ अंश प्रकाशित हुए थे। ये बात सही है। फरवरी 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास नाम से शब्द सागर की प्रस्तावना के रूप में प्रकाशित। ये असंगत तर्क है, क्योंकि ये जो फरवरी 1928 है, ये जनवरी 1929 ईस्वी में इसके कुछ अंश जो है हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। शब्द सागर नागरिक प्रचारणी सभा ने एक शब्दकोश लिखा है जिसके संपादक मंडल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी थे। और उसमें जनवरी 1929 ईस्वी में ये हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। और 1929 ईस्वी में ही ये हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से ही प्रकाशित हुआ था। और 1940 ईस्वी में ये संशोधित और स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर ये जो है सी आंसर है, चूंकि ये 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का विकास नाम से। आगे चलते हैं, हम दूसरे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। डंके की चोट पर किसने कहा कि मध्यकालीन कवियों में कबीर सबसे अधिक आधुनिक है? ये ऐसी कोटेशन कई बार आ जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, ये कोटेशन जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की है, अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा नहीं कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो कबीर नामक पुस्तक है उसमें जब हम लोग पढ़ते हैं या हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास या हिंदी साहित्य की भूमिका, उनमें ऐसा हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इनका एक कथन है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे थे अगले क्वेश्चन पर कि स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार, ये द्वार शब्द है, द्वार अर्थात दरवाजा, सब जातियों के लिए खोल दिए थे। ये किसका कथन है? ये एक क्वेश्चन आ जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चूंकि रामानंद के जो शिष्य परंपरा में आते हैं वो निम्न जाति के भी थे और उच्च जाति के भी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये द्विवेदी ने इन्हें रामानंद को आकाश धर्म गुरु की संज्ञा दी है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि रामानंद को आकाश धर्म गुरु की संज्ञा किसने दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। वो क्यों दी है? क्योंकि जो निम्न जाति की जो जनता थी वो हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर इस्लाम में चली गई थी। तो रामानंद ने रामतारक मंत्र देकर उन्हें पुनः वापिस हिंदू धर्म में लौटाया था। तो इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्म गुरु की संज्ञा दी है। हालांकि और बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर इन्हें आकाश धर्म गुरु ठहराया जाता है, लेकिन अभी हमारे पास में समय अभाव के कारण हम लोग इतनी ही बातचीत करते चलेंगे। और डॉक्टर जॉर्ज गिरेसन ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, डॉक्टर नामवर सिंह ने भी कुछ नहीं कहा। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए थे। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। किस विद्वान ने साहित्यिक प्रवृत्तियों को युग की कोख से निकला माना है? किस विद्वान ने साहित्यिक प्रवृत्तियों को, जाहिर सी बात है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही साहित्यिक प्रवृत्तियों को एक परंपरा को दर्शाते हैं हमारे सामने। तो शुक्ल जी ने ही ये जो हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां हैं वो युग की कोख से निकला माना है।
ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे हम लोग बात कर रहे थे अगले क्वेश्चन पर, किस आलोचक ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसको आदर्श रूप दिया है। जब हम लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा की बात करते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा की बात करते हैं, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, उन पर एक किताब भी लिखी है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इन्हें का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे आदर्श रूप की संज्ञा दी है। और इसका उल्लेख जब हम लोग शिव कुमार, डॉक्टर शिव कुमार की किताब जो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है उसमें देखते हैं, तो उसमें भी हमें यह उल्लेख मिलता है। और ये आचार्य रामचंद्र जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा का ही ये कोटेशन है, उसमें आदर्श रूप की इनको संज्ञा दी है। जो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, ये इतिहास जो है पहला वैज्ञानिक और प्रमाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है, जो 1929 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। कई बार इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी, वो जो हस्तलिखित जो ग्रंथ जो लुप्त हो रहे थे उनको प्रकाशित करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। आगे हम लोग बात कर रहे थे, अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी के साहित्य इतिहास को विकासवाद का पोषक किसने कहा है? मैं थोड़ी सी पहले बातचीत कर लेता हूं आपसे। विकासवाद का पोषक किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा शुक्ल जी ने जो अनुवाद किया था, प्रोफेसर हैकल की पुस्तक थी द रिडल ऑफ यूनिवर्स, द रिडल ऑफ यूनिवर्स, उसमें एक विकास को दर्शाया गया, एक विकासवाद की परंपरा को दर्शाया है। अर्थात बेंथम के उपयुक्तवाद से प्रभावित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है। द रिडल ऑफ यूनिवर्स का अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विश्व प्रपंच के नाम से किया था और उसमें दर्शाया है। उस किताब को आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छी किताब है विश्व प्रपंच। तो उसी से जोड़ते हुए जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को विकासवाद का पोषक कहते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। आगे हम लोग बात कर रहे थे, अगला क्वेश्चन है हम लोग 7वें क्वेश्चन पर, कबीर का जन्म विक्रम संवत 1610 में किसने माना है? कबीर का जन्म विक्रम संवत 1610। अब वैसे तो विक्रम संवत 1456 में कबीर का 1556 में कबीर का जन्म हुआ था विक्रम संवत में, लेकिन 1610 में विक्रम संवत में किसे माना? शिव सिंह सेंगर ने एक ग्रंथ लिखा है शिव सिंह सरोज, आपको तो पता ही है, जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो है उसको 1883 ईस्वी में जो उसका संशोधित जो प्रकाशन आया था, ठीक है, वो उसी को हम लोग मानते हैं। हालांकि कुछ लोग 1876 भी मानते हैं। 1876 में त्रिलोकी नारायण जो दीक्षित थे, उन्होंने इसे क्या है कि इसे प्रकाश संपादित किया था। और 1876 से 1878 से पूर्व में जो है शिव सिंह सेंगर की मृत्यु हो गई थी और 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु के पश्चात में दोबारा से संशोधित और परिवर्तित रूप इसका प्रकाशित हुआ था। तो शिव सिंह सेंगर ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था शिव सिंह सरोज, उसमें क्या है कबीर का जन्म जो है विक्रम संवत 1610 में माना है। हालांकि जब हम लोग गारसद तासी का इतिहास पढ़ते हैं, द इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, जिसमें आज हमने क्लास में भी बात की थी, तो गारसद तासी के इतिहास में इनके जन्म के बारे में कोई सन और तिथि नहीं दी हुई है, क्योंकि उन्होंने गारसद तासी ने जो इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी लिखा है उसमें सिर्फ इतना कहा है कि ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। इसको दार्शनिक जो है चेतना दर्शाने के लिए गारसद तासी ने इसका उल्लेख किया है, जिसमें दादू, कबीर, खैर और संत पीपा के बारे में उन्होंने लिखा और नानक के बारे में लिखा। खैर हम लोग आगे चलते हैं, ये शिव सिंह सेंगर का कथन है, बात आगे निकल जाएगी, नहीं हम क्वेश्चन से हट जाएंगे। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? ये अब्दुल रहमान को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का जो पहला कवि है, अर्थात प्रमाणिकता के आधार पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो उल्लेख करते हैं कि प्रमाणिकता के आधार पर अगर देखा जाए तो अब्दुल रहमान हिंदी के पहले प्रमाणिक कवि हैं। और ये अब्दुल रहमान को ही इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला हिंदी का कवि माना। और इनकी जो रचना है संदेश रासक को हिंदी की पहली रचना माना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कई बार इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। खैर हम लोग
क्वेश्चनों पर बात करते रहेंगे, कॉलेज लेक्चरर के लिए, आपका नेट के लिए, सेलेक्ट के लिए और स्कूल व्याख्याता के लिए, और साथ में शिक्षक सेकंड ग्रेड टीजीटी पीजीटी के लिए हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन इन पर बातचीत करते रहेंगे। आगे हम लोग बात कर रहे थे, अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल को जय काव्य की संज्ञा किसने दी थी? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जय काव्य की संज्ञा दी थी। अब कई बार इस तरह से सवाल आ जाते हैं, आदि काव्य को जय काव्य की संज्ञा किसने दी थी? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, जो इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उसमें इन्होंने दी थी, रसाल ने। इस तरह के सवाल कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का उद्भव काल। ठीक है, हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो नहीं है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताबों का आप नाम जानते ही है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, कबीर। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताबें हैं। लेकिन जो विश्वनाथ त्रिपाठी का भी ये नहीं है, वासुदेव सिंह की ये किताब का नाम है। डॉक्टर वासुदेव सिंह ने एक किताब लिखी है, हिंदी साहित्य का उद्भव काल। ये नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है और इसमें काल विभाजन नामकरण के संदर्भ में भी दिया हुआ है और आदिकाल के बारे में भी जानकारी दी हुई है। अच्छी जानकारी डॉक्टर वासुदेव सिंह ने लिखी थी इस किताब को। कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर बातचीत कर ले। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक सदस्यों में नहीं है। कई बार नागरी प्रचारणी सभा के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास तो इसके संस्थापक सदस्य थे, अर्थात नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो हुई थी 1893 ईस्वी में हुई थी। और जो 3 लोग थे इसमें, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर शिव कुमार और डॉक्टर राम नारायण जो मिश्र थे, ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, श्री शिव कुमार और श्री राम नारायण मिश्र, ये तीनों लोग जो थे इसमें संस्थापक सदस्यों में थे। इसमें कार्तिक प्रसाद जो है ये संस्थापक सदस्यों में नहीं है। बाकी 3 लोग जो है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो 1893 में ईस्वी में हुई थी उसके संस्थापक सदस्यों में ये तीनों सदस्य से श्याम सुंदर दास, शिव कुमार, राम नारायण मिश्र, ये तीनों सदस्य थे। कार्तिक प्रसाद जो है इन सदस्य में नहीं थे। तो आगे चलते हैं हम लोग। कई बार या फिर क्या है कि एक क्वेश्चन दे देते हैं और 4 सदस्यों का नाम दे देते हैं, एक दे देते हैं और फिर कहते हैं कि नागरिक प्रचारणी सभा का सदस्य कौन सा है, इस तरह से भी पूछ लेते हैं। यहां तो क्या है, नहीं में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे, नागरिक प्रचारणी साहित्यिक पत्रिका 1895 के संपादक मंडल में नहीं। संपादक मंडल जो नागरिक प्रचारणी साहित्यिक पत्रिका जो निकली थी 1895 में, जिसकी हम लोग पीछे बात करके आए हैं, जिसमें शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का जो विकास था उसका अंक 8 में कुछ अंश प्रकाशित हुए थे। तो वही नागरिक प्रचारणी सभा साहित्यिक पत्रिका जो आलोचनाओं को प्रकाशित करती थी और जिसके जो संस्थापक थे अर्थात वो संपादक थे वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास। लेकिन इसमें जो पूछा है संपादक मंडल जो है, इसमें श्याम सुंदर दास थे, श्री कालिदास थे, पंडित सुधाकर द्विवेदी इसमें थे, जगन्नाथ दास इसमें नहीं थे। अर्थात मंडल में नहीं ही शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जगन्नाथ दास जो है इसके साहित्यिक पत्रिका का जो संपादक मंडल है उसमें नहीं थे। यहां से कभी कभी एक सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संदर्भ में असंगत तर्क है। सरस्वती पत्रिका के संदर्भ में असंगत तर्क है। असंगत का मतलब है कि जो सरस्वती पत्रिका निकली थी 1900 ईस्वी में, उसके संदर्भ में एक जो तर्क है इसमें सही नहीं है, एक बिंदु सही नहीं है। बाकी 3 बिंदु जो है सरस्वती पत्रिका की विशेषता को, उसके गुणों को दर्शाते हैं और अर्थात 3 सही बातों को दर्शाते हैं, उनको हमें बातचीत करनी है। 1899 ईस्वी में इसके योजनाकार चिंतामणि घोष थे। ये सही बात है, चूंकि इलाहाबाद प्रेस के मालिक थे चिंतामणि घोष जो है, इन्होंने ही सरस्वती पत्रिका की एक प्लानिंग बनाई थी, एक योजना बनाई थी कि एक सरस्वती पत्रिका निकालेंगे इलाहाबाद प्रेस से और जिसका संपादक मैं रहूंगा। इनका ये कहना था कि भाई जिसका संपादक मैं रहूंगा, एक पत्रिका मुझे निकालनी है सरस्वती। लेकिन फिर क्या है, ये सिर्फ प्लानर थे, योजनाकार थे, ठीक है, जो डॉक्टर श्याम चिंतामणि घोष है। लेकिन ये जो है ये कथन सही है
अब क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के योजनाकार कौन थे, खाली एक ही ये सवाल पूछा जाता है, तो आपको देना है चिंतामणि घोष इसके योजनाकार थे, अर्थात प्लानर थे। 1900 ईस्वी में यह पत्रिका इलाहाबाद प्रेस से निकली थी, ये सही बात है, 1900 ईस्वी में निकली थी। और इसके प्रथम संपादक जो थे वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। इसके योजनाकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। ये असंगत तर्क है। योजनाकार जो थे इसके चिंतामणि घोष थे। 1900 से 1903 तक सदस्य गणों में इसके में श्याम सुंदर दास, राधाकृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी और जगन्नाथ दास थे। ठीक है, ये चारों सही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार आ जाता है कि इसके सदस्य गण जो थे 1900 से 1903 तक, 1901 से 1902 तक जो थे इसके संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। अगर हम लोग सही रूप में देखते हैं, और 1902 से 1903 तक ये मुख्य रूप से तो संपादक अघोषित रूप से डॉक्टर श्याम सुंदर दास रहे थे, परंतु ये 3 सदस्य जो थे ये भी थे। तो सभी संपादक जो मंडल के जो सदस्य गण थे इन्होंने निकाला था। 1903 से 1920 ईस्वी तक इसके संपादक जो रहे थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे थे। ठीक है, तो इसके योजनाकार जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास नहीं थे, चिंतामणि घोष थे। कई बार यहां से सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और वैसे भी सरस्वती पत्रिका से एक सवाल तो आपसे पूछा ही जाता है। खैर, हम लोग बात कर रहे थे हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के संदर्भ में काल विभाजन एवं नामकरण से संबंधित असंगत तर्क है। आपने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास जो है, ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। और ये हिंदी साहित्य का जो बृहत इतिहास था, ठीक है, ये बृहत नहीं होता, बृहत ब में और रे की मात्रा लगा दी, ये बृहत है। इसको तत्सम और तद्भव बनाया गया है। क्या बनाया गया? इसको तत्सम और तद्भव शब्द बनाया गया। यही तो कलात्मक विशेषता है नागरिक प्रचारणी सभा की। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे नागरिक प्रचारणी सभा का जो हिंदी साहित्य का जो बृहत इतिहास जो प्रकाशित किया था, ये 16 खंडों में है, 18 में नहीं है। 18 में एक बड़े विद्वान है, उनकी जरूरत नहीं है नाम लेने की, उन्होंने लिख दिया। ये 16 खंडों में है, क्योंकि 16वां खंड जो है इनका लोक साहित्य पर है, और जिसके संपादक जो है राहुल सांकृत्यान और डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय हैं। 16 खंडों में ही है, 16 खंड मेरे पास हैं। 17-18 खंड आए ही नहीं, अर्थात ये 16 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, हिंदी साहित्य का उदय जो है इन्होंने 1400 विक्रम संवत 1400 तक माना, ये सही बात है। भक्ति काल की जो निर्गुण शाखा है उसका समय इन्होंने विक्रम संवत 1400 से 1700 तक माना, ये भी सही बात है। भक्ति काल की जो सगुण काव्य धारा थी उसका समय इन्होंने 1400 से विक्रम संवत 1700 तक माना। और रीति काल, रीतिबद्ध जो काव्य धारा थी, ये असंगत है, चूंकि यहाँ जो है ये एक की गड़बड़ कर दी। ये क्या है, 1900 तक ये समय होना चाहिए था, और इन्होंने क्या है कि इसमें एक लगा दिया। तो ये जो है इसके बारे में हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के संदर्भ में ये असंगत तर्क है, अर्थात गलत है, ये सही नहीं है। इस पर तीसरा जो लास्ट वाला आंसर है द, ये सही आंसर है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के संदर्भ में असंगत तर्क है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इसलिए हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास जो है इसलिए इससे 4-5 क्वेश्चन बना दिए, 5-6 क्वेश्चन। रीजन क्या है, इसके बारे में जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ कम जानकारी है, अर्थात सिर्फ इतने ही पढ़ते हैं, 16 खंडों में है। तो इसलिए मैंने इस पे क्या है 6-7 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस सेट में डाल दिए, और भी डालूंगा। रीजन क्या है कि जिससे हमारे पास में इनकी जानकारी उपलब्ध हो जाए। और अपने स्कूल व्याख्याता का जो पेपर होगा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, देश का अच्छा आयोग माना जाता है। कई बार उतार चढ़ाव आ जाते हैं, उसमें ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। तो उसने जो है उसमें स्कूल व्याख्याता, शिक्षक सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर के हर एक एग्जाम में हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास से एक सवाल आपसे पूछा ही जाएगा। अब हम लोग इसी पर कुछ क्वेश्चन बना दिए हैं हमने 6-7। पानी उर्दू भाषा का शब्द है, कई बार आ जाता है। देखिए, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल जी से कहा गया 1900 से 1950 तक विक्रम संवत, ये सही बात है। आगे चले, हिंदी साहित्य का परिष्कार काल द्विवेदी काल, इन्होंने परिष्कार काल नाम दिया है उसको, द्विवेदी युग को, विक्रम संवत 1950 से 1975 तक, ये भी सही बात है। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन नामकरण किया गया है हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास में, तो हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काव्य 1975 से विक्रम संवत 1995 तक ये माना गया है। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, इसमें द आंसर गलत है, चूंकि 1975 से उत्कर्ष काल को
अब ये 1990 यहां लिख दिया गया, ये होना चाहिए था 1995 विक्रम संवत। क्या होना चाहिए था? विक्रम संवत। तो इसमें ये द आंसर है। ठीक है, हम लोग क्या है जो प्रैक्टिस सेट जो हमने बनाया है उस पर बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने लेवल को, स्तर को थोड़ा अप किया है। रीजन क्या है? वो आप जो है आसान क्वेश्चन है वो तो आप कर ही देते हैं, लेकिन हम मीडियम से कठिन की ओर जा रहे हैं, मध्यम से कठिन की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि आपके सामने, और ये जो हमने जो उसमें बनाया है, जो प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, इसमें हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास की हमने सहायता ली है, और हिंदी साहित्य का जितने भी साहित्य इतिहास है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का, ताशी का, विश्वनाथ त्रिपाठी का, डॉक्टर रमाशंकर रसाल का, गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में, और हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, और साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इनों से हमने, और साथ में हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो किताबें हैं, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और नाथ सिद्धों की बाणियां, द्विवेदी जी की किताब है जिसका टाइटल है नाथ सिद्धों की बाणियां। कुछ आलोचना के संदर्भ में कुछ विद्वान इसको गलत व्याख्यायित करते थे। आपसे टाइटल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब नाथ सिद्धों की बाणियों के लेखक कौन है, तो वो संपादित की है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है ये किताब। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर दक पर हम लोग बात, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब बात कर रहे थे राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के किस भाग के संपादक है? राहुल सांकृत्यायन की हम लोग पीछे बात कर ही रहे थे। राहुल सांकृत्यायन जो है इसके 16वें भाग के जो संपादक हैं डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन, ये 16वें भाग के इसके क्या है? संपादक है। अंतिम भाग है जो लोक साहित्य पर लिखा गया है, उसके संपादक जो राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, ये लोग इसके संपादक हैं। अगले क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे थे, हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के संपादकों में किसका नाम नहीं है? डॉक्टर नागेंद्र शुक्ल जी का नहीं है इसमें। डॉक्टर नागेंद्र का तो है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा भी है, पंडित सुधाकर पांडे भी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य का जो बृहत इतिहास लिखा था उसमें संपादक मंडल में नहीं थे। शुक्ल जी जो है, जो हिंदी शब्द सागर लिखा गया था उसके संपादक मंडल में थे, लेकिन शुक्ल जी जो है हिंदी साहित्य का जो बृहत इतिहास लिखा गया था उसके संपादक मंडल में नहीं है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का अंतिम खंड 16वां खंड आधारित है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का जो अंतिम खंड है, 16वां खंड है, वो किस पर आधारित है? तो मैं 1-2 क्वेश्चन और पढ़ा देता हूं। अभी आप बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, या फिर बाहर कर लो, 2-4 क्वेश्चन मैं और पढ़ा देता हूं। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास नहीं, हिंदी का लोक साहित्य, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, अंतर भारतीय हिंदी साहित्य, हिंदी का जो लोक साहित्य है ये इस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हम लोग जब देखते हैं, आदि प्रकरण नामकरण किसका दिया हुआ है? ये जो है मिश्र बंधुओं ने जो काली भजन नामकरण किया था, आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल और पूर्व मध्यकाल को मिलाकर एक नामकरण इन्होंने दिया मिश्र बंधुओं ने। जो मिश्र बंधु विनोद लिखा था, ठीक है, उसका नामकरण दिया था आदि प्रकरण। हालांकि उस पर हम लोग मिश्र बंधुओं पर क्लास में बातचीत करेंगे, ठीक है, और डिटेल से बातचीत, मिश्र बंधुओं का उद्देश्य क्या रहा है, कब ये प्रकाशित हुआ, किसने क्या समय माना, इनकी लेखन पद्धति क्या रही है, साहित्यिक दृष्टिकोण क्या है, इनकी एकांकी प्रणाली क्या है, ठीक है, एकांकी दृष्टिकोण क्या रहा है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी ऐतिहासिकता क्या है, दार्शनिक चेतना क्या है, ठीक है, इन सब पर हम लोग इन सारी विशेषताओं, और काली भजन नामकरण जो किया है इसका महत्व क्या है, ठीक है, इन सब पर हम लोग बातचीत करेंगे। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात कर रहे थे, हिंदी भाषा और साहित्य। आज हिंदी भाषा और साहित्य की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था वो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जस्ट उससे 1 साल पहले, अर्थात 1 साल बाद में डॉक्टर श्याम सुंदर दास की एक किताब प्रकाशित हुई थी, हिंदी भाषा और साहित्य। कई बार ये एग्जाम में आ जाता है, हिंदी भाषा और साहित्य ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ये इसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, ठीक है, काली भजन नामकरण इसमें किया है, जिसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आदि युग को वीरगाथा युग भी कहा है। कई बार ये सवाल आ जाए, वीरगाथा काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है, और वीरगाथा युग जो नाम दिया है वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया है। हिंदी भाषा और साहित्य के ये लेखक हैं।
कई बार इस तरह के सवाल आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। आदिकाल को बाल्यावस्था, मध्यकाल को किशोरावस्था, आधुनिक काल को युवावस्था नामकरण किसका देन है? ठीक है, ये जो है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का देन है। ठीक है, ये इन्होंने इसका नामकरण किया था। कई बार सवाल आ जाता है। आदिकाल को वीरगाथा युग, ठीक है, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे, आदिकाल को वीरगाथा युग जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नाम दिया था। शुक्ल जी ने जो है इसको आदिकाल दोहरा नामकरण किया था, आदिकाल और वीरगाथा काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नामकरण दिया है इसका। ठीक है, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसको वीरगाथा युग नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य को प्रकाश स्तंभ, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसको प्रकाश स्तंभ की संज्ञा किसने दी है? देखिए, जो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त है उसने एक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है जो दो भागों में है। एक तो रीतिकाल तक है और एक आधुनिक काल पर है, दो भागों में प्रकाशित है। उस दो भागों में जो है जब हम लोग इसको पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है, तो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे प्रकाश स्तंभ की संज्ञा दी है। तो इसमें ब आंसर है, अर्थात दूसरा आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असंगत जोड़ा छाटिए, असंगत जोड़ा छाटिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। असंगत जोड़ा छाटिए अर्थात ग्रंथ का नाम है और जो लेखक है उसका नाम है यहां पर जो दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी भाषा काव्य संग्रह महजदत्त शुक्ल, ये असंगत है क्योंकि जो महजदत्त शुक्ल का जो किताब का नाम है वो भाषा काव्य संग्रह है। कौन सा? भाषा काव्य संग्रह, ये महजदत्त शुक्ल की किताब का नाम है, भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, हिंदी भाषा काव्य संग्रह नहीं है, ये इसका आंसर है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स का, ये इन्होंने एक छोटा सा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK, ये सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षण्य ने ये लिखा था, ये सही है। ठीक है, ये असंगत है क्योंकि महजदत्त शुक्ल की जो वो है वो भाषा काव्य संग्रह है। आपको तो पता ही होगा, जो भाषा काव्य संग्रह है इसको मूल आधार जो बनाया था शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज जब लिखा था महजदत्त शुक्ल की जो भाषा काव्य संग्रह, इसी को मूल आधार बनाया था। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि शिव सिंह सरोज लिखते समय शिव सिंह सेंगर का मूल आधार ग्रंथ कौन सा रहा है? ठीक है, भाषा काव्य संग्रह। ये हिंदी भाषा काव्य संग्रह नहीं, खाली नाम है किताब का, भाषा काव्य संग्रह। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास के संदर्भ में असंगत तर्क है। असंगत की हम लोग बात करें, 16 खंडों में प्रकाशित है, सही बात है। इसके प्रधान संपादक संपूर्णानंद जी थे, बिल्कुल सही बात है। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था, सही बात। 16वें खंड के प्रकाशक डॉक्टर श्याम सुंदर दास नहीं है, 16वें खंड के जो प्रकाशक है, संपादक हैं, वो पंडित राहुल सांकृत्यायन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को, देखिए आदिकाल की जब हम लोग बात करते हैं, आरंभिक काल नाम तो दिया है मिश्र बंधुओं ने, आरंभिक काल मिश्र, लेकिन यहां बात हो रही है प्रारंभिक काल की, जो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में हमें मिलता है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने जो लिखा था। हम लोग, ठीक है, देखिए छायावाद के संदर्भ में असंगत तर्क क्या है? असंगत तर्क क्या है छायावाद के संदर्भ में? अर्थात इसका जो प्रारंभ हुआ था, कुछ लोग इसको एक जड़ बन गए हैं, पकड़ कर बैठ गए हैं कि 1918 से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1918 से इसका प्रारंभ माना जाता है। हालांकि चित्राधार से लोग मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह है, हालांकि डॉक्टर बच्चन सिंह को, डॉक्टर नागेंद्र को ये दिखाई नहीं दिया कि जो चित्राधार में जयशंकर प्रसाद के 3 काव्य संग्रह तो मौलिक नहीं है और बचे 3, अब बचे 3, तो उनसे कैसे शुरुआत मान सकते हैं? खैर जो भी है, हम लोग लेखकों के अनुसार इसको देख लेते हैं, क्योंकि कई बार आप एक लेखक पर रूढ़ हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। मुकुटधर पांडे ने 1920 से माना। मुकुटधर पांडे ने एक पत्रिका निकलती थी मध्य प्रदेश से, जबलपुर से, शारदा पत्रिका। वो शारदा पत्रिका में जो है, ठीक है, इन्होंने आर्टिकल की एक श्रृंखला प्रकाशित की हिंदी में छायावाद, तो ये 1920 से मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने 1913 ईस्वी
अर्थात विक्रम संवत 1970 से, अर्थात मुकुटधर पांडे और मैथिल शरण गुप्त की कविताओं से 1913 ईस्वी में इसकी शुरुआत मानी है। ठीक है, शुक्ल जी तो क्या है, मुकुटधर पांडे को ही छायावाद के प्रवर्तक कवि कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह 1918 से मानते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर भागीरथी मिश्र है ये गलत है, ये असंगत है, ये 1920 से नहीं मानते, इसको पहले से मानते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। छायावाद के प्रारंभ में असंगत तर्क है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 1920 से मानते हैं। डॉक्टर अमरनाथ जो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है 1916 से मानते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह 1920 से। डॉक्टर सुशील कुमार जो है 1920 से नहीं, ये क्या है 1921 ईस्वी से मानते हैं। ये सुशील कुमार वही है जब छायावाद का शब्द सुनाई देने लगा था तो इन्होंने भी सरस्वती पत्रिका में एक आर्टिकल लिखा था। ठीक है, हिंदी में छायावाद, और इसी शब्द को लेकर एक मीटिंग हुई थी जिसमें सुमित्रा नंदन पंत और सुशीला देवी और डॉक्टर सुशील कुमार ने भाग लिया था। छायावाद शब्द के अर्थ और परिभाषा को लेकर कि छायावाद है क्या, इस पर तो ये 1921 ईस्वी में मानते हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका में एक इनका आर्टिकल प्रकाशित हुआ था डॉक्टर सुशील कुमार का। तो ये जो है असंगत है, क्योंकि ये क्या है 1921 ईस्वी से मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के संदर्भ में असंगत कथन है। डॉक्टर नगेंद्र 1920, विश्वनाथ त्रिपाठी 1920 से, गणपति चंद्र गुप्त 1920 से, नामवर सिंह 1920 से। डॉक्टर नगेंद्र जो है 1920 से नहीं मानते, 18 के आसपास ये मानते हैं, अर्थात पहले मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने जो हिंदी साहित्य का संपादित किया है, एक इतिहास है, वो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है डॉक्टर नगेंद्र ने इन्होंने संपादित किया है, तो ये 1920 ईस्वी से। ये असंगत तर्क है। बाकी विश्वनाथ त्रिपाठी 1920 से, गणपति चंद्र गुप्त 1920 से, और डॉक्टर नामवर सिंह क्या है 1920 से मानते हैं। इनकी छायावाद किताब है डॉक्टर नामवर सिंह की। असंगत तर्क देखिए, तार सप्तक 1943 ईस्वी में। इस तार का मतलब होता है लय, अर्थात धुन, अर्थात संगीत। देखिए जो 1943 में जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, इनकी कविताओं में लय था, धुन थी। तीसरे तार के अनुसार 3 तार होते हैं हमारे गले में। ये जो मध्य तार होता है, एक तो ये मध्य तार जो होता है, मध्य तार, इस तार के अनुसार इन कविताओं को गाया जाता था, अर्थात इसमें लयात्मकता थी। प्रयोगवादी कविता और छायावादी कविता में यही एक मौलिक अंतर है, क्योंकि प्रयोगवादी कविता में लय है, धुन है, तार है, जबकि नई कविता की जो भाषा है उसमें गद और पद का अंतर मिट गया है। ठीक है, उसमें कहा भी गया है कि जैसे तू बोलता है वैसा लिख, अर्थात गद और पद का अंतर मिट गया, उसमें संगीतात्मकता नहीं है। तो इसलिए क्या है कि अन्य सप्तकों की कविता नई कविता में आती है, लेकिन तार सप्तक की कविता प्रयोगवादी मानी जाती है। ठीक है, इनको पहले योजना विश्वासी के नाम से भी जाना जाता था, जो प्रयोगवादी कवि थे। इसकी शुरुआत जो है 1943 ईस्वी में होती है, जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर रामविलास शर्मा का भी कहना है कि 1943 ईस्वी, और डॉक्टर नामवर सिंह का भी कहना है, जो उनकी किताब है जिसमें 4 आर्टिकल, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें जो है 4 आर्टिकल है, उसमें ये क्या है 1943 से ही मानते हैं। दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा 1959 में। ये जो है ये गलत है, क्योंकि इसका जो समय है 79 है। ये इसके बारे में असंगत तर्क है, तार सप्तक के बारे में। आगे हम लोग बात कर रहे थे, खैर मैं यहां पर बात कर रहा था, तो इस तीसरे तार के अनुसार इन कविताओं को गाया जाता है, इसलिए उसका नाम तार सप्तक है। बाकी खाली सप्तक ही सप्तक। सप्तक का मतलब है 7 कवियों की कविताओं का संकलन, तार सप्तक कहलाता है। आगे हम लोग बात कर रहे थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये जो है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से प्रकाशित हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो किताब का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से प्रकाशित हुई थी। कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी हो सकता है अगर नहीं पढ़ा गया है तो, चूंकि जो कुछ आलोचक हैं उनकी किताबों को साथ में आप लोग उन्हें पढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। ये हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बंबई से प्रकाशित हुई थी, जिसको आजकल मुंबई कहते हैं, वहां से प्रकाशित हुई थी। तो ये आपके जो है हम लोग कालीभाजन नामकरण से संबंधित और
अगर क्वेश्चन ठीक है या किसी भी टॉपिक पर आपको क्वेश्चन सीरीज चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप यूट्यूब पर मैं इसे डालूंगा, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा प्लीज कि उससे संबंधित या किसी किताब से संबंधित आपको पूछना हो, कोई जानकारी कहाँ मिलेगी, किस पब्लिकेशन से मिलेगी, आपका मटेरियल से संबंधित कि भाई फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या पढ़ें, सेकंड ग्रेड के लिए क्या पढ़ें, या कॉलेज लेक्चरर के लिए हम लोग कौन सी मानक किताबें, चूंकि जो बाजार है ना, बाजार उसमें बाजारवाद आ गया है। बाजार में जो किताबें हैं, ठीक है, वो क्या है, एक गाइड के रूप में है, और गाइड लेखक क्या है, रात रात में पैदा होते हैं और सुबह आकर खत्म हो जाता है हर एग्जाम में। तो इसलिए क्या है कि अगर किसी भी आपको जो चाहे फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस हो, सेकंड ग्रेड का सिलेबस हो, या कॉलेज लेक्चरर का सिलेबस हो, पाठ्यक्रम हो, या फिर नेट का हो या सेट का हो, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कोई किताब की जरूरत हो तो आप कमेंट कीजिए। यूट्यूब पर मैं इसे अभी लोड कर दूंगा और वहां पर कमेंट कीजिए, तो मैं उस किताब को आपको उस टॉपिक से संबंधित कि भाई इस किताब से आप उसको पढ़े, या फिर आपको कोई लाइव आना है, तो उस दिन मैं लाइव आया था तो कोई बदतमीजी करने लग गया था उसमें, ठीक है, पहले से तो उनको ब्लॉक नहीं किया। हमारे देश में तो तरह तरह के परिंदे हैं, उन परिंदों की खूबसूरती कई बार गाली गलौज में ही निकलती है, ठीक है। तो उसमें आप लोग मुझसे कमेंट के माध्यम से या फेसबुक पर या राजस्थान इंस्टीट्यूट का यूट्यूब जो चैनल है उस पर पूछ सकते हैं। आप निसंदेह निसंकोच होकर पूछिए, आप मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, तो भी आप मेरे स्टूडेंट हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के बारे में या मेरी बातों को सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप मेरे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, तो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जब हम लोग पूछ रहे थे, शिव सिंह सरोज के प्रकाशन की तिथि के संदर्भ में किस विद्वान का मत सुमेल है? किस विद्वान का मत सुमेल है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1833 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1833 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि इसका जो हिंदी शिव सिंह सरोज था 1833 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हालांकि मैं पहले भी बात कर चुका था कि शुक्ल जी का अपना स्टाइल है। शुक्ल जी पहले जब किस कवि या लेखक का नाम देते हैं तो जन्म के संदर्भ में देते हैं। अब ये जो है नागरिक प्रचारणी सभा का दोष है कि उन्होंने 1833 को उसको प्रकाशन की तिथि मान लिया, नहीं तो शुक्ल जी इतनी बड़ी भूल तो नहीं कर सकते। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, चूंकि 1833 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर का जन्म हुआ था। अब जन्म के साथ तो कोई पैदा होते ही तो लिख नहीं देता, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये 1833 श्री त्रिलोकी नारायण दीक्षित ने 1876 ईस्वी में माना है, चूंकि इन्होंने त्रिलोकी नारायण दीक्षित ने इसे संपादित किया था। ये बात सही है बिल्कुल। डॉक्टर शिव कुमार ने इसे 1876 ईस्वी में माना है, ये भी बात सही है। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने 1883 ईस्वी में प्रकाशित माना है, ये भी बात सही है। चूंकि 76 में जो है इसमें ऐसा कहते हैं कुछ असावधानियां हो गई थी, और 76 में ही जब हम लोग देखते हैं जो शिव सिंह सेंगर थे जो उनकी मृत्यु हो गई थी, और फिर इसे संशोधित और परिवर्धित करके उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित किया गया था। जो इसका मानक रूप माना जाता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1883, ये दो लेखक उसको 1883 मानते हैं। सभी सही है इसमें, ठीक है। सुमेल जो है सारे सारे सही हैं। अब इसकी तिथि के बारे में आप पूछे आपसे, तो अब आयोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और आपसे किस लेखक ने कब इसकी प्रकाशन की तिथि मानी, इस संदर्भ में इस आधार पर आपसे एक सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने सारी तिथियां हैं और सब सही हैं, बिल्कुल सुमेल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। किस विद्वान का मानना है शुक्ल जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विवेचन यूरोपीय अनुकृति पर किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। किस विद्वान का मानना है शुक्ल जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विवेचन यूरोपीय अनुकृति पर किया है? ये जो है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। इनका कहना है द रिरिल ऑफ यूनिवर्स और बेंथम के उपयोगितावाद, ऐसी कई विशेषताएं मिलती हैं। जो द रिरिल ऑफ यूनिवर्स भी विकासवाद की ही एक पुस्तक है, पोषक है। उन्होंने क्या है कि उसी आधार पर इन्होंने और विधेयवादी पद्धति का इन्होंने सहारा लिया। तो आचार्य नंदलारे वाजपेयी ने कहा कि इन्होंने यूरोपीय अनुकृति पर आधारित ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, ठीक है, अर्थात आधुनिक हिंदी साहित्य का विवेचन किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं
किस आलोचक ने कहा? आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से देखा है कि अब इनको जो नजर पड़ गया, शायद मुझे लग रहा है कि तुलसी का इन्होंने किया, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि हालांकि जायसी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो जायसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी का कवि नहीं मानते, सूफी कवि मानते हैं। सूफी कवि इनको विजय देव नारायण शाही ने संज्ञा दी, उनकी किताब भी है जायसी। तो एक तो ये दृष्टिकोण देखते हैं कुछ आलोचक जो है तुलसी की कविता को देखते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ही प्रसंग देखते हैं। तो ये डॉक्टर रांगे राघव जो है डॉक्टर रांगे राघव जो है, ये जो है इसको आचार्य शुक्ल ने जो साहित्य इतिहास को ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से लिखा हुआ पाया है। तो ये रांगे राघव का कथन है। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई विवादास्पद चीज है नहीं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा सिद्धों का समय कब से कब तक माना? आसान क्वेश्चन है। विक्रम संवत 797 से विक्रम संवत 1257 तक माना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। बेमेल कौन सा है, अर्थात मिला हुआ नहीं है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रीव्स की, सही बात। इस्तवार द लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी, ताशी का है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन नहीं, ये एडविन नहीं, इफ ए के विषय, ये असंगत है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ग्रियर्सन का है। ये आसान सवाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने कर ही लिया था रसाल को, ठीक है। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को बाल्यावस्था शेषावस्था नाम दिया है? इस पर बात हो गई थी हमारी, ठीक है, रसाल पर। अगला क्वेश्चन है, मुख्य विशेषता के आधार पर काल विभाजन और नामकरण, ठीक है, नामकरण किस विद्वान ने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, ये सभी जानते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी, ये सभी जानते हैं, ठीक है। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? कई बार ये सवाल आ जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। ये मिश्र बंधुओं की देन है। किसकी देन है? मिश्र बंधुओं की देन है। जो उन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा था, जो प्रथम 3 भाग 1913 में और इसका चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में आया था, ठीक है। 5000 कवियों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। खैर, हम लोग बात कर रहे थे कौन सा जोड़ा असंगत है, ठीक है। चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम दिया, ठीक है। प्रारंभिक काल वीर काल विश्वनाथ मिश्र ने नाम दिया। प्रारंभिक काल जो है ये आरंभिक काल नाम दिया था इन्होंने। कौन सा दिया था? आरंभिक काल। खैर, हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ ज्यादा हो जाएंगे क्वेश्चन। साहित्य जनता की संचित चित्रवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, शुक्ल जी का कथन है, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को और देखते हैं। शुक्ल जी के संदर्भ में काल विभाजन एवं नामकरण से संबंधित असंगत है। शुक्ल जी के संदर्भ में वीरगाथा काल विक्रम संवत 1050 से 1375 तक सही है। भक्ति काल संवत विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। विरीति काल विक्रम संवत 1701 से नहीं, ये असंगत है। क्योंकि यहां पर क्या है, विक्रम संवत 1700 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? विक्रम संवत 1700 होना चाहिए था, ठीक है। गद्य काल विक्रम संवत 1900 से 1974, ये सही है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में 1936 में लेकर चलते हैं और प्रगतिवाद का समय 36 से तार सप्तक तक माना जाता है, ठीक है। कुछ लोग 38 से मानते हैं, ठीक है, वो मानने दीजिए। लेकिन जो 1936 ईस्वी में लखनऊ में ही हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद, और डॉक्टर अमला शर्मा का कहना है कि 1936 ईस्वी से ही प्रगतिशील कविता की शुरुआत माननी चाहिए। हालांकि डॉक्टर नामवर सिंह ने प्रगतिशील और प्रगतिवाद में कोई अंतर नहीं माना है, ठीक है। भक्ति काल नामकरण किसका दिया हुआ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इस्तवार द लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1843 ईस्वी में पहला भाग, फिर 1800, ठीक है,
सॉरी 1839 में पहला भाग हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1839 में पहला भाग हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ था 1883 ईस्वी में। आदिकाल को संधि काल और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाम दिया था। तो हम लोग जो है 50-50 क्वेश्चन पर ही बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पर मैं जो आज मैंने पढ़ाया है गारसेद ताशी का जो इतिहास आज मैंने पढ़ाया यूट्यूब पे डाल रखा है, और इसकी जो टेस्ट सीरीज है गारसेद ताशी के हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित, या तो हम लोग उस पर आज रात को बात करेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग उस पर कल बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहना देते हैं और एक एक काल से संबंधित हम लोग क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज लेकर चलेंगे। नमस्कार, मैं आपके सामने जल्दी ही जो इसमें बचे हुए क्वेश्चन है इसी प्रैक्टिस सेट में, उन पर बातचीत करूंगा।